हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। सीएजी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज बेटा, आज की आपकी क्लासेस में बहुत कुछ ऐसा नहीं है कि जो कठिन हो। बहुत कुछ ऐसा नहीं है कि जहां आपको कोई दिक्कत होने वाली है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आज आपका जो चैप्टर है वो है वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। आप नोट कीजिए हमारे साथ, नोट कीजिए वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, यानी कि जो आपके शेयर्स हैं उनका वैल्यूएशन। देखो, आपने जो इशू ऑफ शेयर्स स्टडी किया हुआ है, आपने इशू ऑफ शेयर्स के डिफरेंट एस्पेक्ट को स्टडी किया कि एक कंपनी किस तरह से उसका शेयर्स इशू होता है। लेकिन जब ये शेयर्स किसी कंपनी का, जब ये किसी कंपनी का पार्ट बन जाता है या वो स्टॉक बन जाता है, तो आखिर उसकी वैल्यू क्या है। उसकी डिफरेंट वैल्यूज होती है स्टूडेंट्स, उसकी डिफरेंट वैल्यूज होती है। तो उस डिफरेंट वैल्यू को, यानी कि इस डिफरेंट वैल्यू को काउंट कैसे किया जाता है, काउंट कैसे किया जाता है स्टूडेंट्स, ये आज हम आपको शेयर्स की जो 4 वैल्यू हैं, यानी कि सबसे पहला इंट्रिंसिक वैल्यू, दूसरा शेयर्स की जो फेयर वैल्यू है, शेयर्स की जो मार्केट वैल्यू है, और पर शेयर वैल्यू बाय इन अर्निंग क्या है। ये ये जो सभी वैल्यू हैं, ये आज की क्लास में हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, मैं बताऊं सबसे पहले कि देखो, शेयर्स की जो नॉमिनल वैल्यू होती है, जो फेस वैल्यू होती है, यानी कि शेयर्स के नॉमिनल वैल्यू उस पर लिखे गए होते हैं कि ये शेयर्स कितने का है, ये स्टॉक कितने का है। लेकिन स्टूडेंट्स, बुक वैल्यू, यानी कि जो शेयर होल्डर फंड्स होता है, वो नंबर्स ऑफ शेयर से डिवाइड किया जाता है, तो उसकी बुक वैल्यू आती है। लेकिन स्टूडेंट्स, जो इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, जो मार्केट वैल्यू होती है, जो फेयर वैल्यू होती है, यानी कि ये वैल्यू को काउंट करना इतना आसान नहीं होता है बीकॉम स्टूडेंट्स के लिए, साथ ही साथ हर किसी के लिए जो इस वैल्यू को काउंट कर रहा है। स्टूडेंट्स, हमने पिछली क्लासेस में आपसे डिस्कस किया हुआ था कि ये शेयर्स की वैल्यू क्यों काउंट की जाती है, क्यों निकाली जाती है, व्हाट इज नीड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ shares and the different aspect related to this। हमने ये पिछली क्लासेस में स्टडी किया हुआ था। आज आपकी क्लासेस का पार्ट है कि शेयर्स वैल्यूएशन के मेथड्स कितने होते हैं, शेयर्स वैल्यूएशन को कैसे, कितने मेथड से इसको वैल्यूएट किया जाता है, काउंट किया जाता है, कैसे निकाला जाता है एक शेयर्स की जो इंट्रिंसिक वैल्यू है, एक शेयर्स की जो मार्केट वैल्यू है, एक शेयर्स की जो फेयर वैल्यू है, यानी कि इक्विटी कैपिटल एंड प्रेफरेंस कैपिटल, यदि दोनों इंक्लूड हैं आपकी कैपिटल स्ट्रक्चर में, तो क्या किया जाएगा स्टूडेंट्स, तो क्या किया जाएगा। तो चलते हैं, सबसे पहले आप नोट कीजिएगा इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द शेयर्स, इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द शेयर्स, यानी कि शेयर्स की जो इंट्रिंसिक वैल्यू होती है उसको कैसे निकालते हैं, उसे कैसे निकालते हैं स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंट्रिंसिक वैल्यू यानी कि एसेट्स, जो एसेट्स एंड लाइबिलिटीज के आधार पर शेयर्स की वैल्यू फाइंड की जाती है, उसे हम इंट्रिंसिक वैल्यू कहते हैं। यानी कि इंट्रिंसिक वैल्यू को हम एसेट्स वैल्यूएशन मेथड या नेट एसेट्स मेथड के आधार पर निकालते हैं। यानी स्टूडेंट्स, अब आपके मन में ये बात चल रही होगी कि ये नेट एसेट्स क्या होता है, नेट एसेट्स की वैल्यू कैसे काउंट की जाती है, नेट एसेट्स की वैल्यू कैसे काउंट की जाती है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि किसी शेयर्स की जो नेट एसेट्स है उसको कैसे काउंट किया जाता है। तो
नेट एसेट्स कैसे काउंट किया जाता है स्टूडेंट्स, नेट एसेट्स कैसे काउंट किया जाता है, यानी कि चलो देखो, आप आपके एसेट्स की जो नेट वैल्यू ऑफ एसेट्स ऑफ द बिजनेस है, इसको दो तरह से, देयर आर टू टाइप्स, there are two methods to calculation of net value of assets. There are two methods how you calculate, how you find the value of shares. There are two methods students. आप समझे कि दो मेथड्स हैं, यहाँ दो मेथड्स हैं, वो कौन कौन से हैं हम आपको बताते हैं। ये जो दो मेथड्स हैं वो आपके कुछ नहीं, एक तो फर्स्ट बैलेंस शीट के एसेट्स साइड के आधार पर, एक तो लाइबिलिटीज साइड या कह सकते हैं शेयर होल्डर्स फंड के आधार पर वैल्यू काउंट किया जाता है। तो देखो, आपकी जो एसेट्स होती है ना, आपकी जो एसेट्स होती है किसी बिजनेस में, कोई भी एसेट्स जो होती है वो एसेट्स ही उसके इंट्रिंसिक वैल्यू का एक सर्टिफिकेट होता है, उसके इंट्रिंसिक वैल्यू का एक सर्टिफिकेट होता है। तो चलिए इसको देखते हैं कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा, कैसे इंट्रिंसिक वैल्यू निकाला जाएगा। इसके लिए मैं एक एग्जांपल्स लेता हूँ। इसके लिए एक मैं छोटा सा एग्जांपल लूंगा बैलेंस शीट का, साथ ही साथ मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे इसकी वैल्यू आप निकालेंगे, साथ में मैं आपको सब कुछ चीजें लिखवाऊंगा। लेकिन चले स्टूडेंट्स, पहले आप छोटा सा बैलेंस शीट, ये सही बैलेंस शीट का फिगर नहीं स्टूडेंट्स, हम ये जो बैलेंस शीट है, ये बैलेंस शीट केवल एक समझाने के लिए आपको ये बनाए हुए हैं, न कि बैलेंस शीट का ये प्रोफार्मा लिखा जाएगा। चलो यहाँ लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं, ये लिख लो आप, ये बैलेंस शीट है यक्स कंपनी का। यहाँ लिखेंगे आप इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में पहला लिखेंगे शेयर होल्डर्स फंड। यहां लिखेंगे बेटा आप इक्विटी शेयर कैपिटल ₹10 पर शेयर, 10 लाख। सेकंड लिखेंगे रिजर्व एंड सरप्लस में जनरल रिजर्व आपका 2 लाख का है। फिर लिखेंगे आउटसाइड लाइबिलिटीज में नॉन करेंट लाइबिलिटीज में 8% डिवेंचर्स 2 लाख के, और करेंट लाइबिलिटी 1 लाख का आप लिख लेंगे। टोटल जो वैल्यू है 15 लाख काउंट होता है। यानी कि जब आप एसेट्स साइड में आते हो स्टूडेंट्स, जब आप एसेट्स साइड में आते हो, आपने इसे लिख लिया होगा, साथ में आप कॉपी भी कर लें क्योंकि ये बैलेंस शीट जो है हम लिखने के बाद इरेज भी कर लेंगे। चलें, जब आप एसेट्स में आते हैं तो लिखेंगे, आप लिखते हो फिक्स्ड एसेट्स में आपके पास बिल्डिंग है, वो मान लो 7 लाख की बिल्डिंग है। प्लांट आपके पास बेटा 2 लाख का है। फर्नीचर आपके पास 3 लाख है। आपके पास कैश एंड इक्विवेलेंट जो है 1 लाख का है। आपने बैलेंस शीट में ध्यान दो, आपने बैलेंस शीट में डेफर्ड एक्सपेंडिचर लिखा हुआ है
1,00,000 प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस आपके 50,000 रुपए हैं। लॉस है जो डेबिट हुआ था वो 50,000 का। आपका ये बैलेंस शीट होता है 7 2 9 3 12 2 14 1 15 लाख। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, असली जो बात हम यहाँ बताना चाहते हैं, जो असली बात बताना चाहते हैं वो ये है कि हमें एक जो आपके बैलेंस शीट में इक्विटी शेयर्स लिखे गए हैं, इनकी जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो हमें निकालनी है। स्टूडेंट्स, वैल्यू तो बहुत आसान है, जब आप इसका नेट एसेट्स निकाल लेंगे तो बहुत आसानी से वैल्यू निकल जाएगा, आप उसको घबराने की आवश्यकता। लेकिन सबसे पहले नेट एसेट्स निकालने के लिए क्या किया जाएगा, चलो मैं बता दूं। देखो, बहुत कुछ नहीं है इस चैप्टर में, बहुत कुछ नहीं है। आप ध्यान दो, पहला लिखो नेट एसेट्स या एनी एसेट्स कंसीडर इट्स प्रेजेंट वैल्यू। अब आपके मन में ये एक बात चल रही होगी कि सर यदि प्रेजेंट वैल्यू ना दिया हो तो क्या किया जाए। यानी अगर प्रेजेंट वैल्यू नहीं दिया है तो हम बुक वैल्यू को कंसीडर कर लेंगे, लेकिन यदि क्वेश्चन में प्रेजेंट वैल्यू दिया है या सेलेबल वैल्यू दिया है या मार्केट वैल्यू दिया हुआ है तो आप उसे कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, चलो अब सेकंड, डेप्रिसिएशन should be deduct from assets। यानी कि यदि आप शेयर्स की वैल्यू को काउंट कर रहे हो ना, तो डेप्रिसिएशन जो है किसी भी एसेट पे, वो डेप्रिसिएशन को डिडक्ट कर लीजिए, यानी उसकी प्रेजेंट वैल्यू को फाइंड कर लीजिए। यानी कि थर्ड आप नोट कीजिए, फिक्टिशियस assets not considered for the valuation of शेयर्स। भाई, जिस फिक्टिशियस एसेट्स की कोई वैल्यू नहीं हो आप उन्हें एसेट्स में कंसीडर नहीं करें। साफ मतलब है कि ऐसे फिक्टिशियस एसेट्स जो वास्तव में जिनसे कुछ मिलना नहीं है, ये देखिए, ये आपकी बैलेंस शीट में फिक्टिशियस एसेट्स हैं, यानी आप इन्हें कंसीडर नहीं करेंगे। बहुत सिंपल सी बात है। अब क्या करेंगे, आफ्टर कैलकुलेशन ऑफ टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज, यानी इस साइड की जो आउटसाइड लाइबिलिटीज है, ये देखो आपके पास आउटसाइड लाइबिलिटीज क्या है, ये जो फिगर है ना, ये आउटसाइड लाइबिलिटीज की है। कहने का साफ मतलब है कि टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज। अभी अभी हमने आपको बताया कि कौन कौन सी एसेट्स कंसीडर की जाएगी, कौन कौन सी एसेट्स में कैलकुलेट की जाएगी। तो आप देखो, ये जो एसेट्स आपने कहा कि एनी एसेट, जो करंट एसेट्स होंगे उनकी रिप्लेसमेंट वैल्यू या जो क्वेश्चन में दिया होगा वो बैलेंस शीट की बुक वैल्यू को कंसीडर किया जाएगा, ले लिया जाएगा। तो अब देखो आपके यहाँ टोटल एसेट 7 2 9 3 12 1 13 लाख रुपए का हो गया। आउटसाइड लाइबिलिटीज आपके पास 2 1 3 लाख रुपए के हैं, यानी कि 10 लाख रुपए आपका नेट वैल्यू ऑफ एसेट्स हो जाएगा। तो जो नेट वैल्यू ऑफ एसेट्स आपका निकल गया, तो बहुत सिंपल है, वैल्यू ऑफ शेयर्स, यानी कि
लिखेंगे फार्मूला नेट वैल्यू ऑफ एसेट्स अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स। स्टूडेंट्स शायद ये बहुत ही आसानी से आप समझेंगे इसे। तो नेट वैल्यू ऑफ एसेट्स आपका कितना आया 10 लाख। नंबर ऑफ शेयर्स कितना आया आपका, चलो ये 10 लाख डिवाइडेड बाई 10 यानी 1,05,000 यानी 10 लाख आपके जो इंट्रिंसिक वैल्यू आए ना ये 10 रुपए आए एक शेयर के। यानी कि अभी आपके दिमाग में चल रहा होगा सर इंट्रिंसिक वैल्यू क्या उसके फेस वैल्यू के इक्विवेलेंट होगा, कोई जरूरी नहीं है। आपका इंट्रिंसिक इस क्वेश्चन में आ गया ना, आपका इंट्रिंसिक वैल्यू आपके फेस वैल्यू से ज्यादा हो सकता है, आपका इंट्रिंसिक वैल्यू आपके फेस वैल्यू से कम हो सकता है, यानी कुछ भी हो सकता है स्टूडेंट्स, कुछ भी हो सकता है। तो ये अब देखो आपके मन में चल रहा होगा सर आपने किस मेथड से इसको सॉल्व किया है, तो मैं बता दूं ये मेथड है आपका एसेट्स मेथड के अकॉर्डिंग हमने इसे सॉल्व किया है, यानी इस साइड को लेके सॉल्व किया। अच्छा आपके दिमाग में चल रहा होगा सर आपने कहा था कि शेयर होल्डर फंड से भी हम यानी लाइबिलिटीज साइड से भी हम सेम वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो चलिए देखिए सेम वैल्यू कैसे फाइंड होगी। देखो यानी कि आप यहां लिखो शेयर होल्डर्स फंड माइनस फिक्टिशियस एसेट। चलो ठीक है, ये जो वैल्यू आएगी घटाने के बाद अब इसमें क्या कर लोगे, यदि डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स आफ्टर रिवैल्यूएशन, यानी रिवैल्यूएशन के बाद यदि किसी एसेट्स की वैल्यू घटती है तो आप इसे माइनस कर लेंगे, और यदि एसेट्स की वैल्यू प्रॉफिट होता है प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन तो उसे ऐड कर लेंगे। ये आएगा आपका नेट वैल्यू ऑफ एसेट्स। कैसे स्टूडेंट्स, चलो देखो हमने कहा आपसे प्रूफ भी कर ले। ये देखो आपका शेयर होल्डर फंड है यानी कि 12 लाख शेयर होल्डर फंड है, इसमें से हमने कहा कि फिक्टिशियस एसेट्स को माइनस कर। तो फिक्टिशियस एसेट्स ये देखो एक 2 लाख रुपए का फिक्टिशियस एसेट्स है, तो बचा कितना 10 लाख। ये आपका नेट वैल्यू ऑफ एसेट्स आ गया। ये देखो नेट वैल्यू ऑफ एसेट्स यहां भी 10 लाख आया था, ये नेट वैल्यू ऑफ एसेट्स यहां भी 10 लाख रुपए आ गया। यानी नेट एसेट्स निकालने के लिए स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, कभी कभी एक दिक्कत आपके सामने एक क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम आपके सामने आती है। वो क्या आती है कि क्वेश्चन के बैलेंस शीट में रिजर्व एंड सरप्लस हेड के अकॉर्डिंग कुछ इंटरनल फंड्स एंड एक्सटर्नल लायबिलिटीज में स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। कहाँ होते हैं, अगर इम्प्लॉय सेविंग डिपॉजिट है, इम्प्लॉय सिक्योरिटी डिपॉजिट है, इम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है, तो ये तो कंपनी को पेमेंट देना है ना शेयर होल्डर्स सॉरी इम्प्लॉय को, तो ये तो एक्सटर्नल लायबिलिटीज हो गई। तो जो एक्सटर्नल लायबिलिटीज होगी भले वो फंड डिस्क्लोज होगा बैलेंस शीट में, वो आपको माइनस करना है। लेकिन यदि कोई इंटरनल फंड है जैसे इम्प्लॉय कंपनसेशन फंड, इम्प्लॉय वेलफेयर फंड, डिबेंचर रिडम्पशन फंड, कैपिटल रिडम्पशन फंड, ये सब जो कंपनी अपने प्रॉफिट से बनाई होती है, यानी कि जनरल रिजर्व्स, कैपिटल रिजर्व्स, ये शेयर होल्डर फंड्स होते हैं स्टूडेंट्स, ये प्रॉफिट पार्ट शेयर होल्डर्स के होते हैं। तो इन्हें डिडक्ट नहीं किया जाएगा, ओनली एसेट्स में से आउटसाइड लायबिलिटीज को टेस्ट किया जाएगा, वो डिडक्ट कर लेंगे। मतलब ये बहुत आसान सा है स्टूडेंट्स, बहुत आसान सा है कि बहुत आसानी से कि आप अपनी नेट वैल्यू में से जो आपके एसेट्स की प्रेजेंट वैल्यू है उसमें से जब आउटसाइड लायबिलिटीज माइनस कर लोगे तभी तो आपको नेट वर्थ पता चलेगा कि आपकी शुद्ध पूंजी क्या है।
जो शेयर होल्डर्स की है, फिर उसके जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं आप डिवाइड कर लोगे तो आपको इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर्स पता चलेगा। तो स्टूडेंट्स, ये बहुत आसान से लैंग्वेज में आप बैलेंस शीट का कोई भी साइड लोगे, आप इसको सॉल्व करने के लिए तो आपका बहुत आसानी से सॉल्व होगा। तो इसका जो अगला मेथड है वो मैं आपको बताने वाला हूं। ये अगला मेथड आपका यील्ड मेथड है, यानी इनकम मेथड है। इनकम मेथड है, तो यील्ड मेथड कैसे सॉल्व होगा चलिए देखते हैं। यानी कि यील्ड मेथड या इनकम मेथड, स्टूडेंट्स, ये इससे एसेट्स की मार्केट वैल्यू को फाइंड किया जाता है। मार्केट वैल्यू को फाइंड किया जाता है, मार्केट वैल्यू को। यानी मैं अपने लास्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा कि अलग अलग सेंस में, यानी कि कब इंट्रिंसिक वैल्यू को फाइंड किया जाएगा, कब मार्केट वैल्यू क्या फाइंड किया जाएगा, कब उसकी फेयर वैल्यू को, या कब उसकी पर इनकम पर शेयर वैल्यू जो होगी उसके आधार पर, यानी ईपीएस अर्निंग पर शेयर्स के आधार पर कब वैल्यू फाइंड की जाएगी। लेकिन अभी जो मेथड्स हैं पहले हम आपको इस मेथड्स को एक्सप्लेन कर लें स्टूडेंट्स। तो जो मार्केट वैल्यू है, ये मार्केट वैल्यू ये दो तरह से फाइंड की जाती है, दो तरह से फाइंड की जाती है। यानी कि ये इनकम बेस्ड है, चलो साथ में, यानी कि ये इनकम बेस्ड है। तो इनकम बेस्ड है तो यानी कि सबसे पहले आप एक शेयर होल्डर्स को क्या पेमेंट देने वाले हो, क्या उसको पेमेंट, कंपनी उस शेयर होल्डर्स को क्या पेमेंट देने वाली है, इसको हम पहले जान लेते हैं। देखिए, जो कंपनी का नेट प्रॉफिट होता है उसमें से लेस कर लेते हैं। यदि आपने नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट, यदि आपने डिबेंचर्स होल्डर्स को या इंटरेस्ट का पेमेंट कर लिया है तो उसमें से लेस कर लेंगे आपने जो टैक्स नहीं दिया। टैक्स देने के बाद लेस कर लेंगे इसमें से जो प्रोविजंस एंड रिजर्व्स होगा, या ये कह लें कि एप्रोप्रिएशन जो होंगे उसको डिडक्ट कर लें। उसके बाद ये जो प्रॉफिट बचेगा ये प्रॉफिट फॉर शेयर होल्डर्स बचेगा। यानी कि इसी प्रॉफिट का आपको डिविडेंड मिलना है, इसी प्रॉफिट को आपके बीच बांटा जाएगा। इसी को कह सकते हैं डिविजुअल प्रॉफिट, द प्रॉफिट डिविजुअल अमंग द शेयर होल्डर्स। तो स्टूडेंट्स, यदि ये प्रॉफिट आप काउंट कर लेते हैं, यदि ये प्रॉफिट आप निकाल लेते हैं तो ये इस प्रॉफिट के बेस्ड पर, यानी कि ये इसके दो मेथड्स होंगे वो हम आपको बताने वाले हैं, हम आपको बताएंगे। चलें इसको मिटाएंगे हम। तो देखेंगे आप, तो देखेंगे आप स्टूडेंट कि इसके दो मेथड्स हैं, इसकी दो मेथड्स हैं। एक तो रेट ऑफ डिविडेंड और एक रेट ऑफ अर्निंग, यानी रेट ऑफ डिविडेंड्स एंड रेट ऑफ अर्निंग। यानी कि फर्स्टली हम रेट ऑफ डिविडेंड देख लेंगे कि रेट ऑफ डिविडेंड्स के आधार पर कैसे शेयर्स की वैल्यू काउंट होती है, कैसे शेयर्स की वैल्यू काउंट होती है। स्टूडेंट्स, आपने 2 मिनट पहले जो डिविडेंड अमाउंट निकाला है उस डिविडेंड अमाउंट के आधार पर शेयर्स की जो रेट ऑफ डिविडेंड्स है उसको निकाल लेंगे, उसको निकाल लेंगे। यानी कि रेट ऑफ डिविडेंड इज इक्वल टू डिविडेंड टू शेयर होल्डर्स इंटू 100 अपॉन टोटल पेड अप कैपिटल। यानी कि आप जो शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देने वाले हो ना, उसका रेट क्या होगा, रेट क्या होगा। अभी हमने कुछ देर पहले आपको डिविडेंड्स जो डिविजुअल प्रॉफिट बताया था उस प्रॉफिट को हम लेते हैं।
अब देखो, इसके बाद, इसके जस्ट बाद वैल्यू ऑफ ईच शेयर्स निकालते हैं। तो कैसे निकलेगा, यहां लिखेंगे आप रेट ऑफ डिविडेंड अपॉन पेड अप वैल्यू ऑफ वन शेयर्स अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न्स। यानी कि ये जो मेथड है ना, ये आपका डिविडेंड्स, आप अपने शेयर होल्डर्स को क्या डिविडेंड्स देने वाले हो उसके आधार पर कैलकुलेट किया जाएगा। यानी पेड अप वैल्यू, आपने आपकी जो शेयर्स हैं उसके पीछे कितना पेड किया हुआ है, तथा ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न्स जो क्वेश्चन में दिया होगा, यानी आपको अच्छे ढंग से मालूम है कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न्स क्या होता है। चलो स्टूडेंट्स, रेट ऑफ अर्निंग, यानी कि जो रेट ऑफ अर्निंग है, इसमें कैसे, दोनों मेथड्स में कोई डिफरेंसेस नहीं है। बस आप क्वेश्चन को सॉल्व करते समय इंफॉर्मेशन के बेस्ड जो होंगे, उस बेस्ड के आधार पर इसका कैलकुलेशन किया जाएगा। तो चलते हैं, देखते हैं। यहां आप निकालेंगे, लिखेंगे रेट ऑफ अर्निंग। रेट ऑफ अर्निंग कैसे निकलेगा, इज इक्वल टू, ये डिविडेंड्स है ना, तो वहां पे आप लिखेंगे डिविजुअल प्रॉफिट, यानी कि जो प्रॉफिट शेयर होल्डर्स को मिलने वाला होगा, इनटू 100 अपॉन, बस एक चीज यहां नई आ जाएगी, कैपिटल एम्प्लॉयड। एक चीज हल्की सी नई आ जाएगी, कैपिटल। अब देखो स्टूडेंट्स, रेट ऑफ, यहां क्या था, टोटल पेड अप कैपिटल था, लेकिन यहां क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड। देखो, आपको पिछली क्लासेस में कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए मैंने बहुत अच्छे ढंग से दोनों साइड से, एसेट्स और लायबिलिटी साइड से, दोनों से बताया हुआ है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड एरिया आपका आ जाता है, ये सॉरी, रेट ऑफ अर्निंग आ जाता है। तो वैल्यू ऑफ ईच शेयर्स कैसे निकालेंगे, यहां लिखेंगे रेट ऑफ अर्निंग इनटू पेड अप वैल्यू ऑफ वन शेयर्स अपॉन वही नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न्स। बस इन दोनों मेथड्स में डिफरेंस बस केवल इतना है कि यहाँ रेट ऑफ डिविडेंड्स निकालना था और यहाँ रेट ऑफ अर्निंग निकालना है। स्टूडेंट्स, ये बहुत ही आसान मेथड है, बहुत ही आसान मेथड, जिसके आधार पर आप मार्केट वैल्यू काउंट कर लेंगे। इसका एक अल्टरनेटिव्स भी है स्टूडेंट्स, इसका एक अल्टरनेटिव्स भी है कि आप प्रॉफिट को कैपिटलाइज्ड कर लो, आप प्रॉफिट को कैपिटलाइज्ड कर लो। कैसे करोगे, चलो देखते हैं। या लिखो अल्टरनेटिव्स, यानी इसके जो विकल्प हैं, यानी कि आप कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट कर लेंगे, इज इक्वल टू क्या है भाई, प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न्स। इस मेथड के बाद हम बता रहे हैं स्टूडेंट्स, ये अल्टरनेटिव्स है, ये एक छोटा सा आपका विकल्प है, आप चाहेंगे तो इस विकल्प का भी इस्तेमाल कर लेंगे। यानी कि सॉरी, प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन अपॉन सॉरी, वही है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न्स। अब देखें, अब आप वैल्यू ऑफ ईच शेयर्स कैसे निकालेंगे। ये जो कैपिटलाइज्ड वैल्यू है, ये नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर लेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि शेयर्स की मार्केट वैल्यू क्या है, मार्केट वैल्यू क्या है। स्टूडेंट्स, ये आपका कैपिटलाइजेशन, ये येल्ड मेथड था, आय विधि थी। नेक्स्ट मेथड आपकी अगली विधि है फेयर वैल्यू मेथड। फेयर वैल्यू मेथड, फेयर वैल्यू मेथड स्टूडेंट्स, फेयर वैल्यू मेथड, ये बहुत ही आसान है, लेकिन
इस मेथड को सॉल्व करने के लिए आपको इंट्रिंसिक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू दोनों आनी चाहिए। कैसे? फेयर वैल्यू मेथड यानी कि जो फेयर वैल्यू ऑफ शेयर्स होता है ना, ये होता है स्टूडेंट्स इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस मार्केट वैल्यू अपान 2। यानी कि ये इतना आसान सा है कि यदि आपको ये दोनों पहले के मेथड्स आते हैं तो ये बहुत आसानी से आप सॉल्व कर लोगे। तो आपका आज का क्लास बस यही समाप्त होता है। आपको हम अगले क्लास में इसके अदर्स मेथड के साथ प्लस प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। ओके स्टूडेंट्स, बहुत बहुत धन्यवाद आपको।